हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी पॉलिटी की मेगा सीरीज का क्लास सेकंड। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की 2014 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड अगर करंट कोई न्यूज़ है तो उसे भी हम देख रहे हैं। तो पहली क्लास मैं पहले ही ले चुका हूँ, जो हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज है हमारी क्लास सेकंड। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। लोकसभा में लंबित अवसान होने पर निरस्त हो जाता है। तो सबसे पहले बिल से रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ओके, तो चलिए बिल से रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ये रहे बिल से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजें। तो देखिए, भारतीय सदन में कोई विधेयक कब निरस्त हो जाता है। तो ऐसे मामले जब बिल समाप्त हो जाता है। कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया परंतु लोकसभा में लंबित है तो वह समाप्त हो जाता है। एक विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन लोकसभा में लंबित है तो वह समाप्त हो जाता है। कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है तो भी वो समाप्त हो जाता है। कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो और लोकसभा द्वारा संशोधनों के साथ उस सदन को लौटा दिया गया हो तथा लोकसभा के विघटन की तिथि तक वह राज्यसभा में लंबित हो तो भी वह समाप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे मामले जब बिल समाप्त नहीं होता। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो वह समाप्त नहीं होता। यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक आयोजित करने की अधिसूचना दे दी है तो वह समाप्त नहीं होता। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक निरस्त नहीं होता। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा दिया जाए तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता। कुछ लंबित विधेयक तथा सभी लंबित आश्वासन जिनकी जांच सरकारी आश्वासन समिति द्वारा की जानी है लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होते। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था लोकसभा में लंबित विधेयक छात्रावसान होने पर निरस्त हो जाता है। अभी हमने देखा ये बात बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर लागू नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है जैसा हमने अभी देखा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हमारे पास न्यूज़ भी हैं। तो देखिए, 17वीं लोकसभा में 179 विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें से 15% विधेयक वित्त एवं गृह मंत्रालय ने पारित किए हैं एवं न्याय मंत्रालय ने 9% और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने 9% विधेयक पारित किए हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख विधेयक के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे महिला आरक्षण विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। नेक्स्ट है 3 कृषि कानून जिन्हें बाद में निरस्त कर आदि। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ न्यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम मुख्य सचिव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, मुख्य सचिव की भूमिका। तो मुख्य सचिव की भूमिका हमें नहीं देखना है, हमें देखना है मुख्य सचिव की नियुक्ति। तो देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही नियमित है। राज्य के राज्यपाल से उचित परामर्श के बाद राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को नियुक्त करता है।
नियुक्त व्यक्ति आमतौर पर राज्य के आईएएस कैडर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। हालांकि यह कोई सख्त नियम नहीं है और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन था, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा कि जो राज्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है। इसे भी देख लेते हैं। देखिए, मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और यह हर राज्य में अलग अलग होता है। हालांकि यह आम तौर पर 2 से 3 साल के बीच होता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्य सचिव को स्थानांतरित या हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे। हमारा ऑप्शन था, किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है। ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग है कि अभी हमने देखा कि निश्चित नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। ओके, अब इससे रिलेटेड भी हम कुछ न्यूज जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो हाल ही में अनुराग जैन को एमपी का किसे अनुराग जैन को एमपी का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ओके, उनकी नियुक्ति वीरा राणा, ठीक है, कि रिटायर होने के बाद की गई है। वे एमपी कैडर के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। जैन इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर रह चुके हैं और तत्कालिक सीएम शिवराज सिंह चौहान के सचिव के तौर पर 2 बार सेवाएं दे चुके हैं। ओके, तो ये थी इसके बारे में कुछ करंट न्यूज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, पहला कथन है, अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। तो हम ग्राम न्यायालय के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसका मकसद देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाना है। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। इन मामलों में अधिकतम सजा 2 साल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मामले होते हैं, क्या होते हैं, दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे। तो यहाँ कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ समाधानकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। ग्राम न्यायालय अधिनियम से जुड़ी कुछ खास बातें। ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारें अपनी उच्च न्यायालयों के परामर्श से करती हैं। ओके, ग्राम न्यायालयों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। ग्राम न्यायालयों में सिविल मामलों में आपसी समझौते से निपटारा होता है। आपराधिक मामलों में अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है, जिसे प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। ग्राम न्यायालयों का निरीक्षण उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारी करते हैं। ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारियों और कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है। ग्राम न्यायालय की अवधारणा का प्रस्ताव भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में दिया था। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ समाधानकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। ओके, अब हमारे पास इससे भी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यप्रणाली पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश
दिए हैं। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। ये था इससे रिलेटेड कुछ करंट न्यूज। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if resolution to that effect is passed by the। भारत की संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि उस आशय का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ बात क्या कही जा रही है, बात क्या की जा रही है, बात कही जा रही है कि जो संसद है राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी टॉपिक पे कानून बना सकती है, और बना सकती है तो कब बना सकती है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। लोकसभा में अपनी कुल सदस्यता के एकल बहुमत से, लोकसभा में कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाता है। आर्टिकल 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। पारित किया गया संकल्प 1 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं रहेगा जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारा पहला स्टेटमेंट है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। अब इससे भी रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो देखिए, पंचायत राज प्रणाली, ठीक है, पंचायती राज का गठन वर्ष 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयनित की जाती हैं। प्रत्येक पंचायत का अध्यक्ष राज्य द्वारा पारित कानून के अनुसार चयनित किया जाता है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक जारी रह सकती है। इसे राज्य के कानून के अनुसार पहले भंग किया जा सकता है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, लेकिन यदि शेष अवधि 6 महीने से कम है तो चुनाव आयोजित करना आवश्यक नहीं है। 21 वर्ष से अधिक आयु के और राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के योग्य सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में योग्य हैं। ओके, राज्य एवं पंचायत को उगाही लेवी शुल्क कर लगाने, एकत्र करने और उपयुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनावों के अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हम आ जाते हैं, तो पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट था वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। ठीक है, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिवोल्यूशन कॉन्टिन्यूज ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। समय से पूर्व हस्तांतरण के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही जारी रह सकती है। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, 2 ओनली। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। ठीक है, समाज सुधार, शैक्षिक सुधार, राजनीतिक प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बातें। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार को वर्ष 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया था। एडविन मॉन्टेग्यू भारत के तत्कालीन सचिव तथा भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासक
या सरकार के प्रगतिशील हस्तांतरण की घोषणा की, अधिनियम संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान, पृथक प्रस्तावना एवं प्रजापालक एक छत्रक शासक का अंत, द्वैध शासन की भूमिका। इस अधिनियम में ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनी बना दिया। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये किससे संबंधित था? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ओके, अब 2016 के पॉलिटी के पीवाईक्यू में, प्रीलिम्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। ओके, 6 ही क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में 2017 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर होगा तो वो भी हम बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ मिसिंग लग रही है या किसी चीज़ की कमी है या कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। जय हिंद।